Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 16 नवंबर 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सोलोमन आइलैंड्स को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे आज सैटरडे है और आपको पता है सैटरडे में ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स नहीं होते हैं, तो आज 3-4 आर्टिकल हैं, लेकिन तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रॉपर डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन दूंगा। आज का सेशन इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एथिक्स की एक केस स्टडी आपके साथ में डिस्कस की जाएगी, आपको एक सिनेरियो में ढाला जाएगा, आप उस रिस्पेक्ट में बताना कि आप क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे हम लोग आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ईरान के बारे में। आपने देखा होगा रिसेंट समय पर हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर ईरान से बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो लगातार पब्लिश हो रहे हैं, दुनिया भर में इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे आपने कल आर्टिकल देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हो रहे हैं, जहां पे मेंशन किया जा रहा है ईरान टू ओपन हिजाब रिमूवल ट्रीटमेंट क्लिनिक फॉर वेमेन हु ओपोज दिस मैंडेट। कहने का मतलब यहां पर यह है ईरान एक थोड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में अब ऐसा एक क्लिनिक होगा जिसका नाम मिलेगा हिजाब रिमूवल ट्रीटमेंट क्लिनिक। यह स्पेशली उन महिलाओं के लिए होगा जो हिजाब का विरोध कर रही हैं ईरान में, जो हिजाब को ओपोज कर रही हैं, इसके अगेंस्ट में हैं। इस वजह से कई सारी जगह पर मेंशन कर रखा है कि हिजाब का जो ये ईरान का जो यहाँ पर ये मूव है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और इससे क्या कहीं महिलाओं को इन क्लिनिक्स के अंदर में फोर्स किया जाएगा, जो भी महिलाएं हिजाब को अपोज कर रही हैं स्पेशली उनको क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर ये देने वाले हैं, क्यों इसका नाम ट्रीटमेंट क्लिनिक रख दिया गया। तो क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल्स दोस्तों बता रहे हैं, चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। वैसे आपको पता ही होगा ईरान के अंदर में लंबे समय से, या फिर अगर हम बोलें एग्जैक्टली सितंबर 2022, ये वो महीना है दोस्तों जब ईरान के अंदर में एक यंग विमेन महासा अमीनी की डेथ हो गई थी। अब ये डेथ होने के पीछे का रीज़न क्या था, बोला जाता है इन्होंने हिजाब को लेकर जो नियम है ईरान में उसके वॉयलेशन किए, सही से हिजाब नहीं पहना हुआ था, इस वजह से इनको पुलिस कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में लेने के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे लगातार ईरान में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। वेमेन लाइफ फ्रीडम करके जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पे महिलाओं ने ये जो पर्टिकुलर ड्रेस कोड सेट किया गया है, इन सब चीज़ों को मैंडेटरी किया गया है, उसके अगेंस्ट में जो महिलाएं हैं इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। फिर अब ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ईरान की सरकार प्लान कर रही है एक ट्रीटमेंट क्लिनिक ओपन करने के लिए, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो कि इस हिजाब लॉ के अगेंस्ट में है, और इस ट्रीटमेंट क्लिनिक को ओपन किया जाएगा। इसका जो अनाउंसमेंट है वो ईरान की जो वेमेन एंड फैमिली डिपार्टमेंट की जो हेड है, जिनका नाम है मेहरी तालेबी, इन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया है, ईरान की मीडिया को बताया है कि हमारे पास में इस तरीके का ट्रीटमेंट क्लिनिक होगा। अब इस ट्रीटमेंट क्लिनिक में होगा क्या कि भाई जो भी व्यक्ति या जो भी महिलाएं हिजाब को अपोज कर रही हैं इसके अगेंस्ट में, उनको साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इस सेंटर को बनाने के पीछे का मेन पर्पस है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो हिजाब के अगेंस्ट में है या इसका अपोज कर रहा है। स्पेशली ये मेंशन करते हैं जो टीनेज जनरेशन है, यंग एडल्ट्स हैं या जो महिलाएं हैं, है ना, जो भी इनका वॉयलेशन कर रही हैं या फिर इनके अगेंस्ट में है, उनके लिए ट्रीटमेंट क्लिनिक ओपन कर रहे हैं। इस वजह से कई सारी जगह पर मेंशन किया जा रहा है क्या वाकई में ये ट्रीटमेंट क्लिनिक है, ऐसी चीज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट क्लिनिक ओपन करता है, या ट्रीटमेंट क्लिनिक है या फिर कोई ये प्रिजन है या फिर जेल है जहाँ पे टॉर्चर किया जाएगा, फोर्स किया जाएगा कि इस तरीके से इन नियम का, इन लॉज का वॉयलेशन ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि जौन से डिपार्टमेंट की साइड से अनाउंसमेंट हुआ, यानी कि जो वेमेन एंड फैमिली डिपार्टमेंट है जिसका हेडक्वार्टर ईरान की कैपिटल तेहरान में है,
ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट दोस्तों ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खamenei इनके अंडर में आता है। ये वो व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई है इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी स्ट्रिक्ट रिलीजियस नियम हैं या जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको लागू करना, उसको एनफोर्स करना, स्पेशली वेमेन ड्रेस से रिलेटेड जो नियम है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है ये बॉडी, जिनकी साइड से अनाउंसमेंट किया गया है इस ट्रीटमेंट क्लिनिक को लेकर। और वैसे आप लोगों ने यहाँ पर पता ही होगा कि रिसेंटली जो ईरान के अंदर में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक स्टूडेंट ने, ठीक है, एक फीमेल स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था तेहरान कैंपस के अंदर में। उसके बाद डिसाइड किया गया कि उन महिला को, यानी जो फीमेल लगातार वो ईरान की ड्रेस कोड के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको साइकाइट्रिक हॉस्पिटल भेजा जाएगा स्पेशली मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए। फिर दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर द गार्जियन की रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसको आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे प्रेजेंट है। तो मेंशन किया जाता है एक यंग वेमेन है जो ईरान से हैं, है ना, और वो द गार्जियन से बातचीत करती हैं और उन सब कंडीशंस को मेंशन करती हैं। और इनका कहना यह है कि अगर ऐसा क्लिनिक आता है तो वो कोई क्लिनिक नहीं होगा, वो स्पेशली जेल होने वाला है जहाँ पर हिजाब लॉ के अगेंस्ट में अगर कोई खड़ा होगा तो इसके वॉयलेशन के अगेंस्ट में इनको लॉकअप में डाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान के जो ह्यूमन राइट लॉयर हैं, स्पेशली उनका नाम है हुसैन रईसी, तो उनका कहना यह है कि जो ये आइडिया ईरान लेकर आ रहा है और दुनिया के सामने जो ये प्रेजेंट किया गया आइडिया है, ये कहीं ना कहीं हमारे हिजाब लॉज को ये फॉलो नहीं कर रहा है, उसके रिलेशन में नहीं चल रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि पहले भी अगर हम इतिहास देखें ईरान के ऊपर में कई सारे एलिगेशंस लगे हैं कि इस प्रकार के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस उन्होंने जगह जगह खोले हैं ताकि जो ये सख्त हिजाब का नियम है कि हिजाब पहनना ही है यहाँ पे वेमेन को, अगर कोई नहीं पहनती है या फिर इसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट करता है या इसको अपोज करता है तो कहीं ना कहीं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर में। तो ये जो मेथड है इसको ये बड़े लेवल पर लेकर आ रहे हैं। और क्या करेंगे, जिनको भी इस क्लिनिक में लेकर जाया जाएगा दोस्तों उनको मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दिमागी तौर पे यहाँ पर फोर्स किया जाएगा कि वो इस तरीके का जो यहाँ पर ओपोजिशन है, यानी कि कहने का मतलब है इन नियम के खिलाफ में जो खड़ी हैं, आगे ऐसा ना हो, दोबारा ऐसे लॉज को यहाँ पे वो अपोज ना करें। बाकी आने वाले समय पर और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, जो भी अपडेट्स आएंगे उसको लेकर सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी, वो सब मैं डिस्कस करता रहूँगा। फिलहाल के लिए चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 8 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अनवील किया है कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है और ये प्रोजेक्ट 6,650 करोड़ रुपए के होने वाले हैं। और इन प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है, बिहार के अंदर में ट्राइबल वेलफेयर को ध्यान में रखना, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके कल्याण के लिए इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको रिसेंटली लेकर आया गया है। ये कब लेकर आया गया है, कल 15 नवंबर को। और आपको पता है 15 नवंबर बहुत ही स्पेशल डे है 2021 के बाद से। रीज़न यह है क्योंकि 15 नवंबर को ही जन्म हुआ था बिरसा मुंडा जी का, जिनको हम लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर के तौर पर जानते हैं। लोग भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं क्योंकि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ने उन्होंने इनको गॉड का दर्जा दिया है। तो इतने बड़ी पर्सनालिटी आपको ये देखने को मिलेंगे, इनका जन्म हुआ था। और उसी स्तर पे हम क्या करते हैं, हर साल अब से मतलब 2021 के बाद से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे जितने भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं, बिरसा मुंडा जी हैं और भी बहुत सारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हो गए जो देश के लिए लड़े अंग्रेज़ों से, उन सब की बहादुरता को याद किया जाता है इस पर्टिकुलर डे पर। बाकी दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा को लेकर कुछ कॉइन और जो स्टाम्प वगैरह है ना, जो डाक टिकट है स्पेशली वो भी रिलीज़ किया गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के अंदर में शेयर की गई है। इस आर्टिकल में इस चीज़ के अलावा कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और आपको सिलेबस पता है कि हाँ क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सिलेबस से ही पता चलेगा। तो आइए मैं आपको बताऊंगा इस आर्टिकल से हटकर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। सबसे पहले जब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो कल ही मैंने आपको ये सभी डिटेल्स पढ़ा दी थी। तो आज दोबारा से यहाँ पर पढ़ने की बजाय आप प्लीज़ जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कल वाला वीडियो देखिए थोड़ा सा, और वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ट्राइबल वेलफेयर के बारे में, ठीक है। ट्राइबल वेलफेयर के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पीएम मोदी ने अनाउंस किए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी है दोस्तों वो कहाँ पर स्टैंड करती है आज के समय पर। ये ट्राइब्स कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो फेस कर रहे हैं। संविधान में कहाँ कहाँ पर प्रोविजंस हैं, कौन कौन से प्रावधान है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और इतिहास में बन भी चुके हैं, बताऊंगा। पहले दोस्तों यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे जब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना ट्राइब्स, तो इंडिया में ट्राइब्स को आदिवासी बोला जाता है। अब आदिवासी जो ये वर्ड है दोस्तों, ये डिस्क्राइब किया जाता है भारत के अंदर जितनी भी अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स हैं उन सभी को। माना जाता है ये ओरिजिनल पीपल आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज दोस्तों आपको भारत में देखने को मिल जाती हैं। और इसी को देखते हुए क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो कई सारे प्रावधान लेकर आता है जो ट्राइबल्स पीपल से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ एक एक करके हर एक चीज़ को, प्लीज़। अब सबसे पहली चीज़ आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे ये जो कोई टर्म है ट्राइब ये मेंशन्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जो वर्ड है ना ट्राइब, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, एक टर्म है शेड्यूल ट्राइब। ये शेड्यूल ट्राइब दोस्तों हमारे संविधान में लेकर आया गया है आर्टिकल 342 क्लॉज 1 के तहत। अब आर्टिकल 342 क्लॉज 1 के तहत लाया गया है, जहां पे मेंशन किया गया है कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं, वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं ट्राइब्स को या ट्राइबल कम्युनिटीज़ को या दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, इन सबको वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। उसके अलावा संविधान का जो 5वां शेड्यूल है यानी कि 5th शेड्यूल जो आपको ये देखने को मिलेगा, ये क्या बोलता है कि हमें ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाना होगा हर एक राज्य के अंदर में। ठीक है, जहां पे शेड्यूल्ड एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वर्क करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोटेक्शंस के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर हम ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे सकते हैं वो यहां पे बता दिया गया। एग्जैक्ट जो वर्ड है ट्राइब ये नहीं मेंशन किया गया है, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा दोस्तों संविधान अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कई सारी प्रकार की प्रोटेक्शन देता है। वो एजुकेशनल प्रोटेक्शन भी है, कल्चरल प्रोटेक्शन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन भी है। उसको समझते हैं। सबसे पहले संविधान के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को देखोगे तो ये कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में मेंशन करता है। यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रावधान है जहाँ पे जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये यूज किया जाता है या ये वर्क करता है। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी यहाँ पे आगे बढ़ाने को लेकर वर्क करता है आर्टिकल 15। ठीक है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। उसके अलावा आर्टिकल 29 की बात करेंगे तो जितने भी माइनॉरिटीज है, अब माइनॉरिटीज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, यानी जो अल्पसंख्यक है जिनकी संख्या देश में कम है, स्पेशली यहाँ पर उनकी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल 29 काम करता है ना, उनके हित को लेकर यह बात करता है। उसके अलावा आर्टिकल 46 की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बोलता है कि जो भी हमारा स्पेशल केयर है, एजुकेशनल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वीकर सेक्शन पीपल को लेकर, ये सब चीज़ों को प्रमोट करना होगा। इसमें यहाँ पे आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको प्रोटेक्शन देना होगा। जो भी इनजस्टिस हो रहा है सोसाइटी में, इनके साथ में अगर कोई अन्याय हो रहा है या कहीं ना कहीं किसी प्रकार के इनके साथ में कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उससे बचाने के लिए बात करता है आर्टिकल 46। इतना ही नहीं, फिर बात आती है आर्टिकल 350 की। तो आर्टिकल जो 350 है दोस्तों, ये बात करता है राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। क्योंकि जब हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं तो बहुत सारी ट्राइब्स दोस्तों ऐसी हैं जो पिछले कुछ समय पर खत्म हो गई हैं या जिनकी संख्या लगातार कम होती हुई नजर आई है। ये सभी लोग थोड़े यूनिक हैं, अपनी भाषा, अपने स्क्रिप्ट, अपने कल्चर की सुरक्षा कर रहे हैं, लंबे समय से उसी को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो आर्टिकल 350 यहाँ पे इनको राइट देता है कि हम इनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर की प्रोटेक्शन करें, एज इट इज यहाँ पर मेंशन रहने दें। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ राइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। फिर यहीं पर पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस भी हैं। पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस यानी कि पॉलिटिक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट होना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज़रूरी है ताकि इनकी भी बात रखी जा सके आगे गवर्नमेंट के सामने। तो आर्टिकल 330 के तहत दोस्तों लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया जाता है, ध्यान में रखिए। उसके अलावा आर्टिकल 332 जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं वहां पर रिजर्वेशन देता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। और आर्टिकल 243 जो हमारे पंचायत होते हैं उसमें यहाँ पे इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, रिजर्वेशन यानी अलग से कुछ स्पेसिफिक सीट्स होंगी जो स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो पीपल होंगे उन्हीं के लिए होगी, जो अपनी बात रख सकेंगे गवर्नमेंट के सामने, उनके लिए भी यहाँ पर बात हो सकेगी लॉज को लेकर, जब भी लॉज वगैरह बनाए जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस इनको दी गई है। तो ध्यान रखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ एजुकेशनल और कल्चरल प्रोटेक्शन हो गया। फिर लास्ट में बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन की, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से किस तरीके से हम इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो स्पेशली इसके लिए आर्टिकल 275 है दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
आर्टिकल 275 क्या करता है कि जितने भी यहाँ पे हमारी यूनियन गवर्नमेंट के स्पेशल फंड्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, है ना, उसकी बात करता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को स्पेशल फंड दे और उस फंड से क्या किया जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर की बात की जा सके। जितने शेड्यूल्ड ट्राइब के पीपल हैं उनके कल्याण को लेकर बात की जा सके, उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया जा सके, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में उनकी प्रोटेक्शन की जा सके, इसके लिए फंड्स रिलीज करने की बात करता है आर्टिकल 275। समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए पिछले कुछ समय पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की साइड से उठाए गए हैं। प्लीज इसको भी थोड़ा बहुत यहां पर दिमाग में बैठा के रखना, क्योंकि मेंस के अंदर में ये इनिशिएटिव्स पूछे जाते हैं कि बताइए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए या ऐसे इशू के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कुछ 5 इनिशिएटिव्स है जिसमें ट्राइफेड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ट्राइबल स्कूल्स का, या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का सेक्शन बनाया जिसमें कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो बहुत पीछे हैं उनके डेवलपमेंट की बात होती है। प्रधानमंत्री वन धन योजना हो गया जो स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, या EMRS स्कूल्स हो गए यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है ना। तो ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, लेकिन आप देखोगे इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोटेक्शन दी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इतने सारे प्रोविजंस यहाँ पे इनकी सुरक्षा कर रहे हैं, सरकार इतने सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है। आखिरकार रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों, भारत के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इनको कई सारी प्रकार की समस्याएं फेस करनी पड़ी हैं और आज भी इस प्रकार की समस्याएं वह लोग फेस कर रहे हैं। वो समस्या कौन कौन सी हैं जरा इसको ध्यान में रखिए। पहली समस्या है लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं चीजें बढ़ रही हैं, आगे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, तो इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड बन रहा है क्योंकि भारत का टारगेट है कि हम जल्द से जल्द एक डेवलप्ड कंट्री बन सके। डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इंडिया जो है इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं दोस्तों जगह जगह पे जंगलों के अंदर में, वो सब डिस्कवर करे जा रहे हैं धीरे धीरे। और वो सब जंगलों के अंदर में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो लंबे समय से रह रहे हैं, है ना, उनके राइट्स थे, वो उन्हीं जंगलों से प्रोड्यूस करके कमा रहे थे, उनका जीवन जो है वो चल रहा था। लेकिन हो क्या रहा है, धीरे धीरे करके दोस्तों इनके जो राइट्स हैं वो हटा लिए जा रहे हैं। समझ गए, इनका जो कंट्रोल है जंगलों के ऊपर में, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर में, उसको छीना जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है भाई हम कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं कि हमें जंगलों की सुरक्षा करनी है ना, फॉरेस्ट यहाँ पे बचाने हैं, लेकिन इसी के माध्यम से हम ट्राइबल पीपल को जो नुकसान नहीं पहुंचा रहे जंगल को, बस खाली उसमें से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, उससे उनका जीवन चल रहा है, हम उनको उन जंगलों से निकाल रहे हैं। उनका जो कल्चर है जंगलों में रहना, आप जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग, तो वहाँ से इनको हटाया जा रहा है। फिर कोई लाइवलीहुड का सोर्स इनके पास में नहीं बच रहा है। तो पहली समस्या यह है, इसलिए इतनी सारी प्रोटेक्शंस के बारे में बात की गई है। दूसरी समस्या दोस्तों जो ट्राइब्स फेस कर रहे हैं वो है लैक ऑफ एजुकेशन। ट्राइबल एरियाज में अगर हम बात करेंगे तो जितने भी ट्राइबल एरियाज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इतना अच्छा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा, या फिर इसका इतना अच्छा रिसोर्सेस आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम इसके बारे में बात ही नहीं करते। तो स्पेशली यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो ट्राइबल पेरेंट्स हैं वो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने ही साथ में किसी रोजगार में लगा लेते हैं। तो ट्राइबल एजुकेशन प्रोग्राम्स में हमें चीज़ों को थोड़ा सा बदलना होगा। आज इनके पास में एजुकेशन नहीं है, ये भी बड़ी समस्या है। इस वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये कुछ प्रावधान मेंशन किए गए हैं। ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़। तीसरी प्रॉब्लम है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि भाई बहुत सारी जगह पे डेवलपमेंट चल रहा है, इनकी ज़मीनें हैं, पहले जंगल से हटाया गया, फिर कहीं दूसरी जगह पर ये बसे हैं, तो वहाँ पे ज़मीनों को कभी कभी गवर्नमेंट ले रही है डेवलपमेंटल पर्पस के लिए। यहाँ पे स्टील प्लांट लगाना है, पावर प्रोजेक्ट लगाना है, यहाँ पे डैम बनाना है, आप प्लीज़ हट जाइए इस एरिया से। तो इस तरीके से दोस्तों उनका डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, बार बार इधर से उधर उनको यहाँ पे भागना पड़ रहा है। तो इससे उनका कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ब्रेन के ऊपर में एक भारी इंपैक्ट पड़ रहा है। उनका लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गया है, या वो शहर की तरफ चल जा चुके हैं। जब शहर की तरफ चल गए तो फिर वही कॉन्सेप्ट इनको अपनाना पड़ा, उसी तरीके से यहाँ पर जीना पड़ेगा जिस जगह पे वो जा रहे हैं, जहाँ से सोसाइटी जिस तरीके से चल रही है। तो उस तरीके से उन्होंने मॉडर्नाइज कॉन्सेप्ट अपनाया, तो अपना कल्चर भूल गए, अपनी लैंग्वेज यहाँ पर भूल गए। तो वही तो बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ पर कल्चरल प्रोटेक्शंस देता है और दूसरी तरफ इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं जहाँ पे इनका कल्चर पीछे छूटता चले जा रहा है। उसके पीछे के ये सभी रीजंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली आज जो छोटा नागपुर रीजन है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, यहीं पर सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, वो यहाँ पे बताया गया।
फिर बात आती है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के मामले में एक सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, ज़्यादा अच्छी यहाँ पर इनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, ठीक है, लाइवलीहुड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो अच्छा न्यूट्रिशन इनको नहीं मिल पाता। न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसके बाद जंगलों में रह रहे हैं, तो बहुत सारी प्रकार की जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, मलेरिया, कॉलरा, डायरिया, जॉन्डिस, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को ये फेस करते हैं। और इन प्रॉब्लम्स में सबसे मेन कारण क्या होता है? अच्छा न्यूट्रिशन ना मिल पाना, अच्छा खाना ना मिल पाना। उसकी वजह से बॉडी में इनके आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होना, ठीक है, बॉडी यहाँ पर पीली सी पड़ जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। फिर उसके बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे की 5 साल के अंदर अंदर मृत्यु हो जाना, ऐसी चीज़ें आज भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स ट्राइब्स फेस कर रहे हैं भारत में। फिर एक बड़ी समस्या आती है जेंडर इशू का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे जैसे लगातार नेचुरल एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट की हम कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, पेड़ों की कटाई हो रही है, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है वो खत्म हो रहा है, इसका इम्पैक्ट महिलाओं के स्टेटस के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि कई सारी जगह पर इसी के आधार पर महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। फिर बात आती है इरोजन ऑफ आइडेंटिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीज़न यही है क्योंकि इस तरीके से जब चीज़ें चलेंगी तो इनको अपने एरियाज छोड़कर निकलने पड़ेंगे, दूसरी जगह पर जाने पड़ेंगे, मॉडर्नाइज कॉन्सेप्ट अपनाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से इनका आइडेंटिटी, इनकी पहचान, इनकी भाषा, इनका कल्चर, जो भी चीज़ें हैं वो सब पीछे छूट रहा है, इसको ये धीरे धीरे भूल रहे हैं। कई सारी भाषाओं का एक्सटिंक्शन हो चुका है, विलुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, आज इस्तेमाल नहीं होती। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं। समझ गए? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि समस्याएं तो हैं बिल्कुल, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है? तो दोस्तों कई सारे उपाय आप इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना होगा, खर्च करना होगा। और इसके लिए जिस भी एरिया में ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमें मोबाइल मेडिकल कैंप लगाने होंगे। ऐसे मेडिकल कैंप जिसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है, ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन की जो हेल्थ है उस पर ध्यान रखा जा सके। प्लस जो प्रेग्नेंट ट्राइबल वेमेन हैं, इनको इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन का प्रावधान देना होगा, ताकि हेल्थ फैसिलिटीज़ इन सभी तक पहुंच सके, एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया जा सके, पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ सके, स्टेबल बन सके, ताकि अपने कल्चर को आगे प्रमोट कर सकें। तो जो हेल्थ वर्कर्स है ट्राइबल कम्युनिटीज़ से, ठीक है, उनको हमें साथ में लेकर आना होगा, और कुछ नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेजेस देनी होंगी। उसके अलावा उनको ट्रेन करना होगा, सिखाना होगा, उस एरिया में तैनात करने होंगे। ऐसे कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं जहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी उन सभी को मिलेगी। दूसरा काम हमें करना है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, वो है न्यूट्रिशनल फैसिलिटी को इम्प्रूव करना। ये करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे बड़े स्केल पर जो छोटे छोटे आंगनवाड़ीज़ है वो खोल सकते हैं, है ना, या जो विलेज के ग्रामीण बैंक्स हैं उसको खोल सकते हैं। ग्रेन बैंक्स हैं, स्पेशली अनाज को लेकर जो बैंक्स हैं स्पेशली, वो ओपन किए जा सकते हैं ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पे उनको अच्छा फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा, बच्चों को आंगनवाड़ी में अच्छा फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण उन सभी को मिल पाएगा। आदि बीमारियों से यहाँ पर वो वैसे ही लड़ लेंगे। फिर तीसरी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। तो रोज़गार है, उसके अलावा यहाँ पे हमें काम करना होगा। अगर इनको एक अच्छा रोज़गार दे दिया जाए तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। एक रोज़गार मिल जाएगा, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा, और आज जो कर्जे में डूबे हुए हैं वो अपनी स्थिति को सुधार पाएंगे। फिर कुछ और सोल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को दोस्तों और भी कई सारी चीज़ों में लेने की ज़रूरत है। आज हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनको जो नॉलेज है ना नेचर की, वो जंगलों में शुरू से रहे, तो नॉलेज जो है उनको वो अल्टीमेट है, उतनी नॉलेज किसी को नहीं है। तो कई सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स दोस्तों जो दवाइयों का काम करते हैं, कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। और क्योंकि इंडिया आज दुनिया में बहुत सारी जेनेरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करता है, तो इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हमें साथ में लेकर आना होगा। गवर्नमेंट को इन सभी लोगों के साथ में कोलैबोरेट करना होगा, और उसके बदले में इनको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी होगी, और इनका जो एक्सपीरियंस है मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर, वो एक्सपीरियंस गेन करना होगा, जिससे कि दोस्तों हम बहुत अच्छी तरीके से मेडिसिनल प्लांट्स वाले सेक्टर में काम कर सकते हैं। और इसको लेकर सरकार ने कुछ डिसाइड किया था कि हम नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड सेटअप करेंगे, तो फिर भाई उन सभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों को इसमें लिया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को ट्राइबल ग्रुप्स के साथ में कोलैबोरेट करना होगा, ताकि लोकल एरियाज़ में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकें। एग्जाम्पल है मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज फोटो नहीं लाया हूं, आप चेक कर सकते हैं। एक ऐसा ब्रिज है जो पेड़ पर बना हुआ है, जड़ों से बना हुआ है, और ये जो ब्रिज है ये बनाया गया है खासी और जैंतिया ट्राइब्स कम्युनिटी के माध्यम से, जिनके पास में ये कला है इस प्रकार के ब्रिजेस को बनाने की। समझ रहे हैं? तो इनके पास में स्किल्स बहुत सारी हैं, नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, उसको हमें
लेकर आना होगा, साथ में गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना होगा इनके साथ मिलकर, ताकि हम और बेहतर तरीके से अपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर में ध्यान दे सकें। ठीक है, और इसके बदले में इन सबको बेनिफिट्स देने होंगे। ये कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर लगातार कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं। ये बेसिक डिटेल अगर आपके पास में होगी तो भविष्य में चाहे कैसा भी टॉपिक क्यों ना आए, आप आराम से अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में इतना कंटेंट पहले से ही रेडी है। चलिए, अब कंटेंट रेडी है, आपने अच्छे से सुन लिया है दोस्तों, तो आपको मैं एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से सब चीज़ों को सुना है। क्वेश्चन क्या है? थ्रो लाइट अपॉन द स्टेटस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश डालना है किस चीज़ के ऊपर में, कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है भारत में उसकी स्थिति क्या है, प्लस कुछ सोल्यूशंस बताइए ताकि हम इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को और ज़्यादा सशक्त बना सकें, पावरफुल बना सकें। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक अच्छा सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन क्या है? भारत में जनजातीय जनसंख्या की स्थिति पर प्रकाश डालिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ समाधान प्रस्तुत करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे, बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में आप उसको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा है। चलिए अगली खबर पर आते हैं, लेकिन नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा भी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किए हैं, और भी न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं, वो सब डिटेल्स दोस्तों आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। कोई डिजिटल नोट्स बना रहा है, जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता हूँ उसकी समरी बनाना चाहता है, वो सब चीज़ें ऐसी पीडीएफ में पॉसिबल नहीं है जो आपको ये फ्री पेड में मिल रही है, फ्री ग्रुप्स में मिल रही है। तो ये सब चीज़ों का दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको पेड ग्रुप्स के अंदर में। ये सभी कंटेंट आधे से ज़्यादा नोट्स की जो टेंशन है दोस्तों आपकी वहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड होता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन की जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है, पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है, हल्के में मत लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ। यहाँ से यूपीएससी ने 2019 में एथिक्स को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आज वो क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा। तो पेज नंबर 10 पर है, जीएस पेपर नंबर 3 में सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। तो सिंपल सा है, इस टॉपिक से इसको लिंक किया जा सकता है। एक्चुअली में हुआ क्या है, गुजरात कोस्ट पर, ठीक है, गुजरात की बात करते हैं तो स्पेशली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यह है हमारा गुजरात वाला रीजन, नीचे मुंबई वाला रीजन। तो गुजरात मुंबई से बहुत ज़्यादा ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है। ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी होना या इलीगल व्यापार, इसको हम कह सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो होता एक्चुअली में यह है कि 700 ग्राम के आसपास, 700 किलोग्राम मेट। अब ये मेट क्या है, ये एक प्रकार का ड्रग है, इसका फुल फॉर्म है मेथाम्फेटामाइन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको मेट बोल देते हैं। तो इतनी 700 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है गुजरात के कोस्ट पे, 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, ये आप देख पाएंगे। और इनका लिंक सीधा यहाँ पर ईरान से है। कहने का मतलब यह है कि ये जो जिनको अरेस्ट किया गया है ये ईरानियन नेशनल्स हैं, ईरान से बिलोंग करते हैं। और उसी समय पर आप सिमिलर सिनेरियो ये देखिए, दिल्ली के अंदर भी एनसीबी जो है हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने 82.5 किलोग्राम के आसपास कोकेन पकड़ा है। तो अभी भी देश के अंदर में ड्रग्स तस्करी बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। इलीगल तरीके से जो व्यापार है वो हमको देखने को मिलता है। अभी जो ये कल सिनेरियो देखने को मिला गुजरात के पास में, यहाँ पे एनसीबी ने, जो हमारी नेवी है या गुजरात में एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, इनके साथ में कोलैबोरेट करने के बाद में ये 700 किलोग्राम के आसपास मेट को पकड़ा है।
ये बताया गया। और ऐसे यहाँ पर दोस्तों हम बहुत सारे मिशन चला रहे हैं, स्पेशली सागर मंथन मिशन शुरू किया गया था। ये चौथा मिशन है, इसको लॉन्च किया गया और इसके तहत हमारा मेन पर्पज़ है जितने भी जहाज़ ऐसे जा रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, फटाफट उनको पकड़ना, जिनमें कोई भी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नहीं है, उनको यहाँ पे पकड़ना। और ऐसे ही जहाज़ यहाँ पे चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं ड्रग्स को लेकर। तो दोस्तों ये जहाज़ भी इसी प्रकार से जा रहा था, इसको आइडेंटिफाई किया गया, इंडियन नेवी ने इंटरसेप्ट किया, पकड़ा और ये लोगों को अरेस्ट किया और देखा कि इस जहाज़ पे 700 किलोग्राम के आसपास मेट, यानी कि जो मेथाम्फेटामाइन है, ये यहाँ पर पाया गया है। एक ड्रग है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये तस्करी लीगल तरीके से भारत के अंदर में ड्रग्स लाया जा रहा है। रीजन ये है, इसकी डिमांड है। बहुत सारे यूथ, बहुत सारे नौजवान लोग ऐसे हैं जो इसी के चपेट में हैं। आज इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, बट फिर भी बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो ड्रग्स की चपेट में फंसे हुए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि 2047 तक हम भारत को नशा मुक्त भारत बना देंगे। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे इनिशिएटिव उठाने की ज़रूरत है। वो इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये देख पाएंगे ये सभी वो इंपॉर्टेंट रूट हैं। या तो सीधा अफगानिस्तान से ये ड्रग्स आते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में आपको पता है अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है ना। अफगानिस्तान हो गया, पीछे म्यांमार हो गया, चाइना से सप्लाई होती है, म्यांमार से होती है, पाकिस्तान से होती है। यहाँ सभी जगह से बहुत सारा जो यहाँ पर ड्रग्स है वो चुपके से लेकर आया जाता है इन पोर्ट के ऊपर में, और इन पोर्ट के माध्यम से एंट्री करवाई जाती है इंडिया में। और ये कई बार केसेस पकड़ लिए जाते हैं, तो हमारे सामने ये खबरें आ रही हैं। अदरवाइज़ अगर पकड़े ना जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे ड्रग्स सीधा सीधा पहुँचा दिया गया होगा, उसकी सप्लाई भारत में हो गई होगी। तो क्वेश्चन यह है, ऐसा क्यों? क्योंकि वाई इज ड्रग ट्रैफिकिंग डेंजरस? क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक है ड्रग ट्रैफिकिंग? क्योंकि ये दोस्तों कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार की प्रॉब्लम हो या किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो, नहीं, सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या है। और यही ड्रग्स कहीं ना कहीं हमारे यूथ को, हमारे फैमिलीज को बर्बाद कर रहे हैं। इससे मनी जो जनरेट किया जा रहा है, उस मनी से गलत उपयोग किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा क्रिमिनल नेटवर्क चल रहा है आज के समय पर, जहां पे ड्रग्स की तस्करी हो रही है। ड्रग्स में कैनाबीज है, कोकेन, हेरोइन और उसके अलावा मेथाम्फेटामाइन, जिसके बारे में बात कर रहा था। ये सब चीज़ें दोस्तों आज के समय पर चल रही है। मेथ, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अडिक्टिव ड्रग है। एक इंसान को कह सकते हैं लत लग जाती है जब इसको वो कंज्यूम करता है। और इतने ही ज़्यादा बुरे इसके हेल्थ इंपैक्ट भी देखने को मिलेंगे। कई बार ज़्यादा कंजम्पशन से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये समझ लिए कि मेथ ही पकड़ा गया है 700 किलोग्राम्स के आसपास। और हाल ही में आपको पता होगा अमेरिका में एक नया ज़ॉम्बी ड्रग देखने को मिला जिसका नाम है फेंटेनाइल। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था। काफ़ी सारे लोगों ने फेंटेनाइल को कंज्यूम किया, जिससे एक इंसान पूरा कंट्रोल में नहीं लेता है, ऐसा लगता है वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। समझ रहे हैं? तो इंसान को मृत्यु की भी चिंता नहीं है कि हाँ पता है कि हम मर जाएंगे इन ड्रग्स का कंजम्पशन करने के बाद, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये कंजम्पशन चल रहा है। इसी को बोलते हैं एडिक्शन, इसी को बोलते हैं वीक विल पावर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, इससे अवैध तरीके से इतना सारा पैसा जनरेट किया जा रहा है, उस पैसे का दूसरे क्राइम, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता है। ये हमारे लिए आज बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर यह समझ लिए कि आखिरकार भारत में स्थिति क्या है ये ड्रग एडिक्शन की। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं। 2018 की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है। इन्होंने एक नेशनल सर्वे कंडक्ट किया, उसका नाम है नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। ये जो सर्वे किया गया है ये एम्स न्यू दिल्ली के कोलैबोरेशन के माध्यम से किया गया, और इस सर्वे में ये पाया गया कि अल्कोहल, कैनाबीस और ऑपियोइड्स, वही यहाँ पर अफीम वगैरह की बात हो रही है, अल्कोहल की बात हो रही है, ये कंजम्पशन देश में ज़्यादा हो रहा है। आज लगभग इंडिया में भी 10 से लेकर 75 यानी 10 से 75 साल की एज ग्रुप में अल्कोहल कंजम्पशन की चपेट में 14.6% लोग हैं, कैनाबीस की चपेट में 2.83%, ओपियोइड की चपेट में 2.1%। इतना ही नहीं, जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है 2022 की, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो भारत आज चौथा सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां पे 2020 में ओपीएम सीज किया गया था, अफीम सीज किया गया था, जो इन देशों से आ रहा था, अफगानिस्तान, म्यांमार, इन वगैरह वगैरह कंट्री से। तो आप इमेजिन कीजिए। उसके अलावा मॉर्फिन वगैरह ये सब जब्त करने में इंडिया टॉप पर है। इंडिया में इतना ज़्यादा इलीगल सप्लाई की जाती है इन ड्रग्स की। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये ड्रग्स आ कहाँ से रहे हैं, ट्रैफिकिंग होती कहाँ से है? तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रास्ते हैं दोस्तों, एक है गोल्डन क्रीसेंट और एक है गोल्डन ट्रायंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको इस वाले मैप के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, अगर हम इंडिया को देखते हैं तो ये है इंडिया। इंडिया इस समय पर एक सैंडविच कंडीशन में फंसा हुआ है। कौन सी कंडीशन में? सैंडविच कंडीशन में।
ठीक है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में इंडिया फंसा हुआ है। अब कारण क्या है? देखो, इंडिया के राइट साइड में है गोल्डन क्रीसेंट और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये वेस्टर्न साइड में अगर आप देख पाएंगे तो गोल्डन क्रीसेंट है, ईस्टर्न साइड पे गोल्डन ट्रायंगल है। अब ये गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल है क्या? तो दोस्तों गोल्डन क्रीसेंट में 3 देश आते हैं, ठीक है, जैसे ये आप देख पाएंगे पाकिस्तान जो इंडिया से बाउंड्री को शेयर करता है, अफगानिस्तान जो भारत से सबसे छोटी बाउंड्री को शेयर करता है केवल 106 किलोमीटर की, फिर इसी के पीछे पाकिस्तान के पीछे आपको देखने को मिल जाएगा ईरान। तो ये 3 देश मिला देंगे। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है, एपीआई करके ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान ये गोल्डन क्रीसेंट में आते हैं क्योंकि ये देश ऐसे पैटर्न में बने हुए हैं कि भाई एक क्रीसेंट सा शेप बन रहा है, ये आप देख पाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आता है गोल्डन ट्रायंगल। अब गोल्डन ट्रायंगल में 4 देश आते हैं। 4 देश में सबसे पहले म्यांमार, ये भी हमसे एक बाउंड्री शेयर करता है, फिर है लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये 4 देश हो गए। कहोगे सर इसका मतलब है क्या? गोल्डन ट्रायंगल में 4 देश हो गए, क्रीसेंट में 3 देश हो गए, अब इनका करें क्या हम? तो दोस्तों दुनिया में ये देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन करते हैं, अफीम वगैरह यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी तो इंडिया में तस्करी होगी, ड्रग ट्रैफिकिंग होगी। तो यही अवैध तरीके से दोस्तों इन कंट्रीज़ के रास्ते के माध्यम से इंडिया में लेकर आया जाता है, और स्पेशली चाइना भी म्यांमार का रास्ता यूज़ करके इंडिया के अंदर में ड्रग्स को इलीगल तरीके से ट्रैफिक करता है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। पहला रास्ता क्या है? गोल्डन क्रीसेंट, जहाँ पे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान तीनों है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के ड्रग ट्रैफिकर्स सीधा क्या करते हैं, अफगानिस्तान से ये कह सकते हैं हीरोइन वगैरह उठाते हैं, उसको इंडिया में सप्लाई कर देते हैं। फिर उसके अलावा गोल्डन ट्रायंगल आप देख पाएंगे, इसमें कुछ कंट्रीज़ हैं, म्यांमार के कुछ एरिया यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जो भारत से बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, यहीं से भी यहाँ पे ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग है वो यहाँ पर की जाती है, समझ गए। फिर चाइना फैक्टर भी यहाँ पर आता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इवन एक लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उसके माध्यम से बताया गया है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है समुद्र के रास्ते जो हो रही है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे ज़्यादा होती है। भारत में 70% इलीगल ड्रग्स इन्हीं 2 रास्तों से आता है। कौन से 2 रास्ते दोस्तों? सबसे पहले जब मैंने वर्ड यूज़ किया है अरेबियन सी, तो ये है आपका अरेबियन सी, और दूसरा वर्ड यूज़ किया बे ऑफ बंगाल, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में क्या होगा कि इधर वाले रास्ते से, एक सेकंड, मैंने आपको ऊपर जो मैप दिखाया था ना वो भी बेस्ट है, ये वाला मैप आप देख पाएंगे, ये ग्वादर पोर्ट से सीधा यहाँ पर इंडिया के कुछ पोर्ट पे इलीगल तरीके से लेकर आया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा रास्ता ये है बे ऑफ बंगाल वाला, बे ऑफ बंगाल से भी इलीगल तरीके से इंडिया में इन ड्रग्स की एंट्री करवा दी जाती है, समझ गए। ये एक बड़ा इशू है। अब क्वेश्चन ये है कि ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग हो रही है इंडिया में, इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज है दोस्तों कि इसका ट्रांजैक्शन, क्योंकि होगा क्या, मान लो ड्रग्स की तस्करी हो रही है, अगर हम नहीं भी पकड़ पा रहे हैं तो जो भी पेमेंट वगैरह है उसको नोटिस किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है कि ये पेमेंट कहाँ से आया है, कहाँ से लिंक है। लेकिन वो पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में होता है, तो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट है तो क्या उसको पकड़ नहीं सकते क्या? नहीं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। मान लो कोई बैंक वगैरह है, बैंक से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बैंक से डिटेल निकलवा सकते हैं। आज हम देख पाते हैं कि हमारे देश में जितने भी बैंक हैं उन सब के ऊपर एक बैंक बैठा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके पास में सभी डिटेल्स है, जिसको बोलते हैं बैंकर्स ऑफ द बैंक, है ना। तो होता एक्चुअली में यहाँ पर यह है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेशन ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई रेगुलेशन नहीं। तो यहीं पर तो एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट होगा तो आप उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो आज बहुत सारे खतरनाक सिस्टम्स लेकर आ चुके हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा इशू है, जो ट्रैफिकर्स हैं वो काफ़ी क्रिएटिव हो चुके हैं, टेक से भी हो चुके हैं, उनको काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, नए नए इनोवेशंस वो जानते हैं। तो आज ड्रग्स की या दूसरे गन की सप्लाई हो जाती है। पंजाब में ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स भेज देते हैं, ड्रोन कई सारे मारे जाते हैं बॉर्डर के ऊपर में, तो ड्रोन में यहाँ पे सप्लाई हो जाती है। ये एक नया चैलेंज है आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में। फिर कई सारे और भी दोस्तों मेथड्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकर्स, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जितने भी इलीगल रास्ते हैं उन सभी का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, स्मार्ट तरीके से ड्रग को ट्रैफिक किया जा रहा है। एक केस तो ऐसा निकल कर आया कि कुछ लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया, पता है किस बात पे? जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे अमेजन है वैसे ही ऑनलाइन यहाँ पे कुछ वेबसाइट है, उन्होंने उस वेबसाइट पे फेक प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है और उस फेक प्रोडक्ट में वो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। आप इमेजिन कीजिए, ऐसे ऐसे तरीके लोगों ने निकाल रखे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आज हमारे सामने आता है, इस वजह से हम ड्रग ट्रैफिकिंग को काउंटर नहीं कर पाते, बट काउंटर करना ज़रूरी है। और इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, फिर हमारे पास में उपाय क्या हो सकते हैं, ज़रा ये बताइए। तो सबसे बड़ा उपाय दोस्तों यही है कि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोकना है।
तो जितना भी यहाँ पे बॉर्डर के आसपास ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर निगरानी बढ़ानी होगी, रेगुलेशंस को इम्प्रूव करना होगा। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इंडिया को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में डिमांड कम करनी होगी, क्योंकि देश में डिमांड हो रही है कहीं ना कहीं, इस वजह से बाहर से यह आ रहा है, कोई मंगा रहा है, पकड़े नहीं जा रहे हैं क्योंकि अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्चुअली में करना क्या है, हमें हार्शर पनिशमेंट्स को यहां पर इंपोज करना है, खतरनाक से खतरनाक सजा देनी है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत, ये क्या है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसके तहत आप सजा दीजिए, पनिशमेंट्स को और ज़्यादा हाई कर दीजिए, जिससे यहाँ पर कंजम्पशन इसका थोड़ा कम होगा और डिमांड ही नहीं होगी तो आएगा ही नहीं। दूसरा, यहाँ पे अवेयरनेस फैलानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के अंदर में इसके बारे में जागरूकता फैलानी ज़रूरी है कि जो ड्रग एडिक्शन किस तरीके से एक इंसान को, उसके परिवार को बर्बाद कर सकता है। आप कैंपेन चला सकते हैं, एनजीओज़ के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, कुछ पर्टिकुलर जो क्रॉप ड्रग्स होती हैं जिसको उगाया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि अफीम वगैरह है, खेती होती है उसकी, अफगानिस्तान वगैरह में, ईरान में खेती हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, अपने देश में ऐसे अल्कोहल या ऐसे ओपियोइड जिसमें 50% से ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट है, इसको रोकना होगा, है ना। इसको यहाँ पे काउंटर करने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है और एजुकेशन देने की ज़रूरत है। ड्रग एडिक्शन को लेकर स्कूल चैप्टर्स को, स्कूल में जो बुक्स में चैप्टर है वो इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे को शुरुआत से नॉलेज हो और वो इस तरीके से एडिक्शन की चपेट में ना पड़े। समझ गए। तो दोस्तों, यही सिनेरियो के आधार पे मैं आपको आज मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं। ये मेंस का क्वेश्चन स्पेशली एथिक्स का क्वेश्चन है, केस स्टडी है, जो यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। मैं आपको एक सिनेरियो देने वाला हूं, आप उस सिनेरियो में ढल जाना, पहले उसको इमेजिन करना, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस स्थिति में क्या करते। ठीक है। तो सिचुएशन यह है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट है और उस स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे जो ये नशीले पदार्थ हैं लगातार तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। और उसी नशीले पदार्थ से जो पैसा जनरेट हो रहा है उससे मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, या कह सकते हैं जो भी यहाँ पे पॉपी फार्मिंग है, अफीम की फार्मिंग है ना, उसके अलावा और भी कई सारे ऐसी आइटम्स आते हैं उनकी फार्मिंग हो रही है ना, हथियार की स्मगलिंग हो रही है। उसके अलावा एजुकेशन पे कोई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा, बस यही सब फालतू के काम कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, कोई लॉ वगैरह नहीं है। रीज़न यहाँ पर यह है कि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है उनको, है ना। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है माफियाज को, इस वजह से वो ड्रग आराम से चला रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं अपने एरिया में। तो ऐसे समय पर कि एक वेमेन ऑफिसर है, जो महिला पुलिस ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है। उनकी स्किल बहुत अच्छी है ऐसे सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, और अब की बार यहाँ पे उनको ये वाला एरिया दे दिया गया, थमा दिया गया कि आप जाके सिचुएशन को हैंडल करें। लेकिन अब बोला जा रहा है इसके बाद, अगर ध्यान से सुनना, अगर आप वही सेम पुलिस ऑफिसर होते, यानी कि वो जो महिला पुलिस ऑफिसर हैं जिनके पास में अच्छा स्किल है ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, अगर आप वही सेम पुलिस ऑफिसर होते तो क्या करते हैं। आपको अलग अलग प्रकार के जो डायमेंशन है क्राइसिस के वो बताने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम ऐसी समस्याओं से लड़ सकते हैं। समझ गए ना, एथिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए आप बताइए यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा लिख कर पेपर में सबमिट करो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय दो फटाफट। कोई लंबा चौड़ा मत लिखना, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ज़रूर से यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर करना, ठीक है, और एक दूसरे के ओपिनियन को रिव्यू भी करना। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में है, एक बार क्वेश्चन में इसको हिंदी में भी रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, तो मैं एक बार इसको हिंदी में रीड करता हूँ ताकि आप वैसे आर्टिकल तो समझ गए होंगे, अब क्या है इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे तो एक अच्छा सा अपना जो ओपिनियन है वो दे पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक सीमावर्ती राज्य के जिला में से एक ऐसा जिला है जो बॉर्डर के पास में है, जहाँ पे नशीले पदार्थ का बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जो धनादेश है, अफीम की खेती है, ये सब यहाँ पर दोस्तों उगाए जा रहे हैं। हथियारों की तस्करी हो रही है, शिक्षा लगभग ठप हो चुकी है उस एरिया में, व्यवस्था जो है पूरी तरह से ढह रही है, कोई लॉज वगैरह नहीं। कुछ रिपोर्ट ये बताती हैं स्थिति वहाँ पे खराब हो चुकी है क्योंकि पुलिस अधिकारी का भी समर्थन मिला है ड्रग माफिया को, और उस समय पर एक महिला पुलिस अधिकारी जो ऐसी स्थितियों को संभालने में बहुत ही ज़्यादा कौशल हैं, उनके पास में स्किल्स है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उनको वो एरिया दिया गया है। लेकिन अगर आपको उन महिला पुलिस ऑफिसर की जगह अगर आपको उस एरिया का पुलिस अधिकारी बना दिया जाए, तो ये जो संकट है, इस संकट में क्या क्या चीज़ें हैं वो बताइए और आप किस तरीके से निपट सकते हैं उसको लेकर अपने सुझाव दीजिए। चलिए अब फटाफट नीचे सुझाव देना है सभी को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले आर्टिकल पर आते हैं।
अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ पे ना कुछ वैसे इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, बट बैराक नदी जो है वो चर्चाओं में है। तो आइए फटाफट बैराक नदी के बारे में बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर की पुलिस ने रिसेंटली बैराक नदी से 3 डेड बॉडीज को रिकवर किया है। आपको पता है मणिपुर के सिनेरियोज क्या हैं, पिछले साल से ही बहुत ज़्यादा राइट्स वगैरह वहाँ पर क्रिएट हुए हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर बैराक नदी के पास से 3 डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं, इस वजह से ये बैराक नदी चर्चाओं में है। अब मणिपुर एग्जैक्टली क्या है ये आप देख पाएंगे, इंडिया का मैप है और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मणिपुर, जो कि नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। लेकिन मणिपुर की एक बड़ी बाउंड्री म्यांमार के साथ में भी लगती है, यानी एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी इसकी लगती हुई दिखाई पड़ती है। जब हम बात करते हैं बैराक नदी की, तो बैराक नदी इसी तरीके से दोस्तों मणिपुर में से आती है, मणिपुर में ओरिजिनेट होती है और होते हुए सीधा जो मणिपुर, मिजोरम और ये असम है, ये ट्राई जंक्शन पॉइंट से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो इस बैराक नदी का अगर हम लोग लेंथ देखते हैं तो 900 किलोमीटर की ये नदी है। मणिपुर में इसका ओरिजिन होता है और इसी नदी पर एक डैम है जिसका नाम है तेपियामुख डैम, ध्यान रख सकते हैं। और इस बैराक नदी की अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, ये आप देख पाएंगे। बैराक नदी आ रही है, ठीक है, मणिपुर से और इधर तरीके से बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ध्यान रखिएगा। और इस नदी की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जिसमें आ जाता है कथकल, जिरी, चिरी, इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां आपको देखने को मिलेगी। कुछ और जानकारी लेनी है बैराक नदी के बारे में तो स्पेशल डिटेल्स आपके सामने ये प्रेजेंट है। ये नदी असम के बैराक वैली से गुजरती हुई निकलती है और उसके बाद बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको सुरमा या कुशियारा के नाम से जानते हैं। बाद में ये नदी ही मेघना के नाम से जानी जाती है, ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। तो बैराक नदी आज के समय पर 3 देशों में फैली हुई है, इंडिया, बांग्लादेश और बर्मा। बर्मा मतलब म्यांमार की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो लेंथ है, जैसे मैंने बोला 900 किलोमीटर की नदी है, तो 524 किलोमीटर तो ये इंडिया में बहती है, बाकी 31 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, और बाकी जितना भी बचा वो बांग्लादेश में देखने को मिल जाती है। बैराक रिवर के बारे में और बेसिक फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यही बैराक नदी में क्या होता है, इसका जो ऊपरी भाग है इस नदी का, जो मणिपुर से गुजरता हुआ आता है, ठीक है, वो हमारा नेशनल वाटरवे 6 भी है आज के समय का। उसके अलावा ये जो नदी है बड़े, क्योंकि 900 किलोमीटर कुछ कम नहीं होता है, एक बड़ा रेंज है जो कि हमारे देश का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 1.38% एरिया को घेर कर चलती है। उसके अलावा यहाँ पे इस बैराक नदी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, जिसमें कथकल है, जिरी है, धलेश्वरी है, सिंगा है, लोंगई है, सोनई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ के तौर पर देखने को मिलता है। उसके अलावा इस नदी पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे ताइपमुख डैम प्रोजेक्ट हो गया, तीस्ता चंपती हो गया, उसके अलावा धनसिरी बैराजेस हो गया। ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इस नदी के ऊपर में लगाए गए हैं। दैट्स इट। ये है दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत सारी जो जानकारी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो आपको मिली गई होगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और फटाफट यहाँ पर देखो, बड़े दिनों से हम कोड डिस्कस नहीं कर रहे थे यार। मैं कोड लेकर आता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, या फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, डिले हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये कोट है महात्मा गांधी जी का, एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अब यहाँ पर ये कोट आपको एस्से में या एथिक्स में हेल्प कर सकता है। हो सकता है एस्से में डायरेक्टली ये कोट लिख के दे दिया जाए और कहा जाए कि फटाफट अब इस पर निबंध लिखना शुरू कीजिए, या एथिक्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। वैसे नाम से पता चल गया, वो ये कोट देख के आप समझ गए होंगे कि आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यहाँ पे बात हो रही है दुश्मनी की, रिटेलिएशन की, रेवेंज की। कि आई फॉर एन आई का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा बदला जो कभी खत्म नहीं होगा। किसी ने आपके साथ में बदला लिया, आप उसके साथ में बदला लेंगे, फिर वो फिर बदला लेगा, आप फिर बदला लेंगे। ये जो रेवेंज की साइकिल है ये कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है, और जितने ज़्यादा बदले लिए जाएंगे उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा एक दूसरे को, उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। जबकि अगर बैठकर बातचीत हो जाएगी तो मामला वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो एक ऐसी साइकिल है जिसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ये बात यहाँ पर महात्मा गांधी जी की साइड से मेंशन की गई है इस कोट के माध्यम से। फिर इनका कहना है रिटेलिएशन जो होता है, जो बदला होता है, ये हमेशा एक अन्याय के तौर पर हमें उसी रास्ते पे आगे बढ़ा रहा होता है, और वो गलत कर रहा है, हम भी फिर वही गलत कर रहे हैं, और ये गलती आगे जाकर दोनों को फिर क्राइम करवाती है। उसके अलावा ये जो रेवेंज आपको देखने को मिलेगा, इस रेवेंज में हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बदले की आग में इंसान गुस्सा हो जाता है, और वही गुस्सा जो है इंसान को से गलत कदम उठवा देता है। फिर गुस्सा शांत होगा तब पता चलेगा कि हाँ हमने कितना गलत कदम उठा दिया है,
क्योंकि यही एंगर गलत कदम उठवा देता है, क्योंकि गुस्से में कुछ नहीं दिखाई देता इंसान को। तो हमेशा जो गुस्सा है उसमें अपनी ज़ुबान, अपने हाथ पैर कंट्रोल करके रखना चाहिए। थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, आप ठंडे दिमाग से फिर बाद में सोचेंगे हाँ यार अगर मैं ये कर देता तो बहुत गलत हो जाता। तो इन सब को सोचने की आवश्यकता है। फिर इनका कहना यह है, फिर आप भी सोचेंगे बदला ना लें तो क्या करें। देखिए, रिवेंज लेने से अच्छा है माफ़ी। ठीक है, महात्मा गांधी जी हमेशा ही आपको पता है जो नॉन वायलेंस है उसी रास्ते पे चले हैं। उनका कहना है माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो और इस मामले को यहाँ पर छोड़ो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव डायरेक्शन पर आगे बढ़ते रहो। यही चीज़ आगे आपको लेकर जाएगी। गुस्सा बर्बाद कर देगा, ये चीज़ आपको और ज़्यादा प्रमोट करेगी, आगे बढ़ाएगी। तो हमें ये करना चाहिए। बाकी आपके क्या सजेशन होंगे, ओपिनियन होगा इस कोड को लेकर, वो बता सकते हैं। फिलहाल के लिए करते हैं आज अपने सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।